हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय एंड स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। आज से कुछ साल पहले वाराणसी में एक अंग्रेज ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिस किया। उसने देखा कि बनारस के पंडित और आचार्य किसी कैलेंडर जैसी बुक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे वो पंचांग कहते थे, जिससे आने वाले 100 सालों की घटनाओं को भी वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, जैसे कि सोलर एक्लिप्स। पर यह काम अंग्रेजी कैलेंडर नहीं कर सकते थे। इससे वो अंग्रेज थोड़ा नाराज हुआ और उसने पता किया कि ये कैलेंडर आखिर बनाया किसने है। तब उसे पास में ही रहने वाले एक आचार्य के बारे में पता चला जो एक गुरुकुल में प्रोफेसर थे और राजकीय कारभार संभालते थे। वो अंग्रेज खुद को रोक नहीं पाया और उसी रात को वो आचार्य के घर उनसे मिलने चला गया, जहां आचार्य एक छोटा सा दिया जलाकर कुछ लिख रहे थे। जब उस अंग्रेज ने कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहता है तो उन्होंने उस अंग्रेज को सम्मान से बिठाया और खुद उठे। उन्होंने वो दिया बुझा दिया और एक नया दिया जलाकर उस अंग्रेज के पास गए और पूछा कि वो क्या जानना चाहता है। उस अंग्रेज ने थोड़ा सोचा और पूछा कि उन्होंने एक दिया बुझाकर दूसरा क्यों जलाया, इससे उन्हें क्या फायदा हुआ। आचार्य ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो पहला दिया था उसका तेल राजा ने दिया था, जिसका इस्तेमाल वो राजा का काम करने के लिए कर रहे थे, और ये जो दूसरा दिया है उनके घर के तेल से जल रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अपने निजी कामों के लिए करते हैं। आचार्य ने समझाया कि वो अंग्रेज उनसे मिलने उनके घर आया है, इसलिए ये उनका निजी काम हुआ और इसके लिए वो जनता के पैसों से खरीदा गया राजा का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर वो अंग्रेज वहाँ से उठा और जाने लगा। उसे उसका जवाब मिल गया था। वो समझ गया था कि जिस देश के लोग इतने ईमानदार और अपने काम को लेकर इतने दृढ़ हैं, जिनकी शिक्षा इतनी अव्वल है, उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उस अंग्रेज का नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉली और ये कहानी है भारत को राजा से रंग बनाने की। आज भारत एक डेवलपिंग नेशन से एक लीडिंग कंट्री तो बन रहा है, पर इस पूरी अचीवमेंट में जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है वो है इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेज शायद बहुत पहले ये समझ गए थे कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसके कल्चर और उसकी शिक्षा प्रणाली को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। He said, "The beautiful tree of education was cut down by you British. Therefore, today India is far more illiterate than it was 100 years ago." जिसका जवाब देते हुए पार्लियामेंटेरियन फिलिप हार्टॉग ने कहा कि मिस्टर गांधी, it is we who educated the masses of India and therefore you must take back your words and apologize or prove it. Unfortunately, उस दिन इस मुद्दे पर कोई कंक्लूजन तो नहीं मिला, पर इसी कॉन्फ्रेंस में बैठे गांधी जी के एक सपोर्टर धर्मपाल जी ने इस बात की तह तक जाने के लिए द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड जैसे कई ब्रिटिश म्यूजियम्स के आर्काइव देखे और फाइनली गांधी जी की बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, द ब्यूटीफुल ट्री। इस बुक में जो कुछ लिखा था उसने एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए लोगों का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस बुक ने प्रूव किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हालत हमेशा से इतनी बुरी नहीं थी। इस बुक के अकॉर्डिंग 1820 तक अंग्रेज़ों ने भारत के उन सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिया था जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। पर कमाल की बात यह थी कि इससे भारत की शिक्षा प्रणाली पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए 1822 में ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने एक सर्वे किया, जिसमें उन्हें पता चला कि अकेले बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल थे। मद्रास में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां स्कूल ना हो। इवन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का वो गांव जहां की पॉपुलेशन 100 से ज़्यादा थी, वहां एक स्कूल होना अनिवार्य था। इस पूरे सिस्टम में स्टूडेंट्स और टीचर्स हर कास्ट के थे एंड हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली उनकी मदर लैंग्वेज में सिखाया जाता था। ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम और उसकी पॉलिसीज एंड इंडियन टीचर्स की डेडिकेशन को काफ़ी एडमायर किया। इस समय तक खुद इंग्लैंड में एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ कुछ अपर क्लास और नोबल फैमिली के बच्चों को ही शिक्षा का अधिकार था। एंड्रयू बेल, द सो कॉल्ड एजुकेशनलिस्ट, ने ही इंडिया के इस पूरे सिस्टम को वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर इंट्रोड्यूस किया था, टेक्निकली कॉपी पेस्ट किया था। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि पूरे भारत में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था। किसी को भी सीखने के लिए कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं थी। प्रेजेंट डे की तरह एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं था और इसका एकमात्र कारण था इंडियन टेम्पल्स, जहां मंदिरों में आने वाले डोनेशंस एंड वहां के लोकल राजा के सपोर्ट से मंदिरों में गुरुकुल बनाए जाते थे, जहां ना सिर्फ फ्री एजुकेशन बल्कि स्टूडेंट्स के रहने तक की पूरी व्यवस्था की जाती थी।
ना सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स बल्कि बाहर से आने वाले कई ट्रैवलर्स तक इन मंदिरों में संस्कृत सीखते थे। भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपने देशों में स्थापित करने के बाद पूरी कोशिश की गई यहाँ से इस सिस्टम को मिटाने की। तरह तरह के अनवांटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। पूरे भारत को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अंग्रेजों ने सिर्फ 1 लाख रुपए सैंक्शन किए थे और कई मिशनरीज ने तो इसका भी विरोध किया था। इतना सब कुछ करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने द ग्रेट टी.बी. मैकॉली को भारत में इनवाइट किया, भारत की नई इंग्लिश ओरिएंटेड एंड मशीन मेकिंग शिक्षा प्रणाली की रचना करने के लिए। अपनी किताब लाइफ ऑफ लॉर्ड मैकॉली में जी.डी. ट्रेवलन लिखते हैं कि 1835 में एक नए भारत का जन्म हुआ था, जो काम हजारों मिशनरीज, वेस्टर्न इन्वेडर्स और खुद अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोग नहीं कर सके, वो मैकॉली ने अपने एजुकेशन पॉलिसी से कर दिखाया था। उसने पूरे भारत में इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ वेस्ट को एजुकेशन का मीडियम बना दिया था। ये वही समय था जब हजारों साल की भारतीय संस्कृति के स्तंभ पैसे और भाषा के प्रहार से गिराए जा रहे थे। पर इन सब के बाद भी मैकॉली के सामने एक समस्या थी। जहां भारतीयों की आबादी करोड़ों में थी, वहीं अंग्रेज कुछ मुट्ठी भर थे और ये साफ था कि इतने कम लोग पूरे भारत को इंग्लिश तो नहीं सिखा सकते। और इसलिए मैकॉली ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों पर एक ऐसा वार किया जिससे भारतीय आज भी उभर नहीं पाए, और इस वार का नाम था द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मेथड। इसे अगर मैकॉली के शब्दों में कहें तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस विथ आवर लिमिटेड मीन्स टू एजुकेट ऑल इन इंग्लिश. We must at present do our best to form a class of persons Indian in blood and color but English in taste, opinion, morals and in intellect. उसके सिर्फ इस एक नियम ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर दिया। और मज़ेदार बात तो ये है कि हमने आने वाले कई सालों तक इस मैकॉलियन थॉट को टैकल ही नहीं किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारतीय शिक्षा प्रणाली को नुकसान हुआ बल्कि भारत में जात पात और कास्ट सिस्टम जैसी कई नए भेदभावों का जन्म हुआ, जिनसे हम आज तक लड़ रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन करने के कारण कुछ कास्ट को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1836 को मैकॉली ने अपने फादर को एक लेटर लिखा, जिसमें वो कहता है कि हमारे अंग्रेजी स्कूल अद्भुत रूप से फल फूल रहे हैं, हमें सभी को शिक्षा प्रदान करना कठिन हो रहा है। इस शिक्षा का हिंदुओं पर प्रभाव अद्भुत है। कोई भी हिंदू जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है कभी भी अपने धर्म से सच्ची रूप से जुड़ा नहीं रह सकता। मेरा पूरा यकीन है कि यदि हमारी शिक्षा की योजना आगे बढ़ती है तो 30 वर्षों के बाद आदरणीय वर्गों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं होगा, और ये हमारे प्रयासों के बिना होगा। मैं इस दृष्टिकोण में हार्दिक खुशी महसूस करता हूँ। कई सालों की मेहनत के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई गई मिशनरीज ने ये रियलाइज किया कि भारत में धर्मांतरण पूरी तरह अनसक्सेसफुल रहा है, जिसके लिए 1882 में इन सभी मिशनरीज ने एक मीटिंग की भारत की करंट सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। मैकॉली के इस नए एजुकेशन मॉडल ने भारतीय समाज में ब्राह्मणों को उनके आदर्शों से दूर ले जाने में कुछ हद तक तो मदद की थी, पर उनका परिवर्तन नहीं हुआ था। इस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि धीरे धीरे उनके शिक्षण संस्थानों में अन्य जातियों और आदिवासियों को टारगेट किया जाएगा। सबसे पहले उन ब्राह्मण्स को टारगेट किया गया जो भारतीय समाज में एक आइडियल की तरह देखे जाते थे, और जब वे अपने मार्ग से भटके तो उन्हें अन्य जातियों की स्थिति के लिए दोषी ठहराया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने खुद को इंटेलेक्चुअली करप्ट होने दिया। भारतीय लोगों ने खुद ना सिर्फ ब्रिटिश एजुकेशन को एक्सेप्ट किया बल्कि ब्रिटिशर्स के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, जिससे भारत के सभी जनजातियों में एक अनवांटेड रेस शुरू हो गई थी, जहां हर जाति जनजाति से जुड़ा आदमी ब्रिटिश एजुकेशन पाना चाहता था और उनकी ही तरह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक रिस्पेक्टेबल जॉब करना चाहता था। इस रेस ने भारतीयों के बीच एक ब्रूटल कंपटीशन को जन्म दिया, जिसने आज तक भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया। मैकॉली के जहर ने धीरे धीरे भारत को कमजोर कर दिया था। अब भारत एक ऐसा देश बन चुका था जिसकी सोच खत्म हो चुकी थी, जहां कोई भी भारतीय मानसिकता के बारे में बात नहीं करना चाहता था। इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को छोड़कर वेस्टर्न प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी कंसंट्रेट कर रहे थे, और धीरे धीरे भारतीय इतिहास में वो समय भी आ गया जहां लोगों को अपने राष्ट्र और इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार एक देश कैसे मरता है? एक तरीका है फिजिकल डिस्ट्रक्शन का, जैसा कि उन यूरोपियों ने किया जो अमेरिका में बस गए और वहाँ की पूरी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। दूसरा यह है कि लोग अपनी जीवन शैली, अपनी फिलॉसफी, अपने सिद्धांतों, अपने विचारधाराओं में कॉन्फिडेंस खो देते हैं और राष्ट्र नष्ट हो जाता है।
एग्जाम्पल के लिए ग्रीक और रोमन सभ्यताएं वो कितनी महान थी, लेकिन एक समय आया जब वहां के बुद्धिजीवियों ने ही अपनी ही जीवन शैली, अपने ज्ञान में आत्मविश्वास खो दिया। उन्होंने एक पूरे तरह से अलग फिलोसॉफिकल सिद्धांतों को अपनाया और अब उनकी सभ्यताएं कहाँ हैं? टेक्निकली किसी म्यूजियम या मॉन्यूमेंट में कैद। अब भारत को इससे कंपेयर कीजिए। एक राष्ट्र कमजोर तब होता है जब लोग अपनी ही जड़ों को इग्नोर करने लगते हैं, या जब वो खुद या अपने पूर्वजों पर शर्मिंदा होने लगते हैं। वास्तव में यही एक राष्ट्र की वास्तविक पतन का शुरुआत है। एक राष्ट्र जो अपने बारे में भूलना चाहता है और दूसरे देशों को फॉलो करना चाहता है, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। सो आप बताइए कि मैकॉलियन के इस थॉट को और सदियों से चले आ रहे इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।